हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। जैसा कि आप जानते हो, मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए बनाई थी प्रशांत महासागर की धाराएं, जिसमें हमने प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी अटलांटिक महासागर की धारा। यानी देखो, प्रशांत महासागर वर्ल्ड का सबसे बड़ा, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे डीपेस्ट महासागर है। और सेकंड नंबर पर जो आता है वो है भैया आपका अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर को इंग्लिश में अटलांटिक और हिंदी में अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। तो अटलांटिक या अंध महासागर कह लो, बात एक ही है। तो इसकी धाराओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ सिंपल से पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाए थे प्रशांत महासागरीय धाराएं कराते वक्त, कि जब भी आपकी धाराएं भूमध्य रेखा से पोलर एरिया की ओर चलेंगी वो धारा तो भैया आपकी होंगी गर्म, और जो धारा आपकी पोलर एरिया से भूमध्य रेखा की ओर आएंगी वो आपकी धाराएं होंगी ठंडी। यानी जो भी धारा जिस एरिया से चलती है उसका नेचर वैसा ही हो जाता है। गर्म एरिया से वो पानी चल रहा है तो गर्म जल धारा होगी, ठंडे एरिया से वो पानी चल रहा है तो ठंडी जल धारा होगी। ठीक है, इतना तो आप सबको पता होगा कि अटलांटिक महासागर हमारे इंडिया के हमारा जो पृथ्वी है उसमें कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको देखो, छोटा सा मैं दिखा रही हूँ मैप, इसमें ध्यान से देखो। आपका ये है भाई नॉर्थ अमेरिका और ये है यूरोप। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और ये है आपका अफ्रीका, और ये नीचे पड़ता है आपका साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप इनका पड़ता है पूर्वी हिस्सा। ठीक है, और यूरोप और अफ्रीका इनका पड़ता है वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी हिस्सा। समझ में आया? तो इनके पूर्वी हिस्से में और इनके पश्चिमी हिस्से के बीच में जो ये जितना भी पानी है इसे कहते हैं अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर। ठीक है, और भूमध्य रेखा की भी बात करें तो भाई भूमध्य रेखा से आपका 0 डिग्री, ये है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ये है इक्वेटर, और इस इक्वेटर से नॉर्थ वाला पार्ट में है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये भी ये है आपका साउथ में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में दक्षिणी अटलांटिक। इतनी बात समझ में आ गई? यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा इसको 2 भागों में बांटेगी। तो इसके ऊपर वाला जो प्रवाह होगा इसे बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और भूमध्य रेखा से साउथ वाला जो प्रवाह होगा इसे बोलेंगे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। अटलांटिक बोलते बोलते कई बार हो जाता है ऐसा, अटलांटिक प्रवाह। तो उत्तरी अंध महासागरीय धाराएं और दक्षिणी अंध महासागरीय धाराएं, इन दोनों को ही हम कंप्लीट में करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टार्ट कहाँ से होता है भाई? स्टार्ट यहाँ से होता है आपका स्टार्ट। ये देखिए, तो ये है भाई आपकी भूमध्य रेखा, और इससे ऊपर सेम, जिसने प्रशांत महासागरीय वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी चीज़ें। तो यहाँ से हमारा जो भूमध्य रेखा के पास से जलधारा बहनी स्टार्ट होती है, और क्योंकि ये उत्तर की ओर बहती है तो इसे उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा भी होता है, आप सबको पता है, तो इसे उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं। और फिर ये आ जाता है भाई आपका दक्षिण अमेरिका का लैंड वाला पार्ट आ जाता है। और आप सबको पता है जो तट रेखाएं होती हैं वो इफेक्ट करती हैं धाराओं को, उनके रुख को मोड़ देती हैं। तो यहाँ से ये जलधारा मुड़नी शुरू हो जाती है। मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, आई थिंक अब आ जाएगा। तो यहाँ से ये जलधारा बहनी स्टार्ट हुई, दक्षिण अमेरिका का कोस्टल एरियाज आ गया, ये दक्षिण अमेरिका है आपका, और इसकी कोस्टल एरियाज के पास मुड़ती चली गई। और यहाँ पर जब आता है आपका मध्य अमेरिका, ये भाई नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये बीच वाला पार्ट मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो इस मध्य अमेरिका में जो आपकी अंध महासागर की धारा है उसे एंटीलीज के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि मध्य अमेरिका में जो अटलांटिक महासागर की धारा है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में एंटीलीज धारा के नाम। तो एंटीलीज धारा के नाम से जानी जाती है मध्य अमेरिका में अंध महासागर की धारा। मध्य अमेरिका से फिर कोस्टल एरियाज की ओर धाराएं मुड़ती हुई आगे बढ़ती हैं, और जैसे भाई आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर आती है आपका फ्लोरिडा की खाड़ी।
फ्लोरिडा की खाड़ी के पास इस धारा को नाम जाना जाता है फ्लोरिडा की धारा के नाम से। और देखो एक चीज़ ध्यान रखो, अभी उत्तरी भूमध्य रेखा की ओर से आ रहा है पानी और भूमध्य रेखा पर होती है गर्मी, तो हमारी जितनी भी जल धाराएं हैं अभी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है ना, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, भूमध्य रेखा से पोलर एरिया की ओर जा रही है, तो हमारी जितनी भी धाराएं हैं सारी कैसी होगी, गर्म होगी। एंटिलीज धारा भी गर्म और फ्लोरिडा भी गर्म, ठीक है। तो फ्लोरिडा की खाड़ी के पास इस धारा को फ्लोरिडा धारा के नाम से जाना जाता है। फिर ये ऊपर की ओर कोस्टल एरिया के साथ साथ मूवमेंट करती चली जाती है और ऊपर जाते जाते यहाँ पर भाई यहाँ पर आके ये है आपका एक छोटा सा आइलैंड। इस आइलैंड का नाम है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। क्या नाम है? न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। और इस आइलैंड पे क्या होता है, इस आइलैंड पे आके ये जो धारा है वो टकराती है और इसका एक रुख मुड़ जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसका एक रुख सीधा चला जाता है और एक रुख ऊपर की ओर चला जाता है। इस धारा का जो रुख ऊपर की ओर गया और सीधा गया, दोनों कैसे होंगे, गर्म होंगे। अभी तो दोनों के दोनों रुख आपकी कैसे रहेंगी, गर्म जलधाराएं रहेंगी। जो रुख सीधा ऊपर गया उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। सॉरी, देखो ये हमारा ग्रीनलैंड आइलैंड, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड आइलैंड कौन सा है भाई, ये वाला आपका। अब ये जो ग्रीनलैंड आइलैंड है पोलर एरिया में है, ठीक है, ऐसा आइलैंड है, बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पे। तो इसके दोनों तरफ से एक जलधारा बहकर आती है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। तो पोलर एरिया की ओर से आ रही है, तो पोलर एरिया की ओर से आ रही है तो ठंडी जलधाराएँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नॉर्थ अमेरिका है और ग्रीनलैंड, इन दोनों के बीच में जो जलधारा बहकर आती है इसे बोलते हैं लैब्राडोर की धारा। क्या बोलते हैं, लैब्राडोर की धारा। और आपके ग्रीनलैंड आइलैंड के ईस्ट में से जो धारा बहकर आती है उसे बोलते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, क्योंकि ग्रीनलैंड के पूर्व से बह के आ रही है तो इसलिए पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। तो देखो नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में से ठंडी ठंडी धारा आ रही है, कौन सी, लैब्राडोर की धारा। और ग्रीनलैंड के पूर्व में से एक ठंडी जल धारा आ रही है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। ये दोनों धाराएं नीचे की ओर आ रही हैं, आगे चल के दोनों धाराएं मिल गई भाई आपस में। यहाँ पर कैसा पानी है, दोनों का चिल्ड पानी है। अब नीचे से आ रही थी एक धारा जिसका नाम था गल्फ स्ट्रीम धारा, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ये गल्फ स्ट्रीम धारा आ रही थी और न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास क्या होता है, ऊपर से आ रही है ठंडी ठंडी धारा, नीचे से जा रही है आपकी गरम गरम धारा। दोनों जल धाराएं न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास आकर आपस में मिल जाती हैं। तो इस आइलैंड पर आकर दोनों जल धाराएं आपस में क्या हो गई, मिल जाती हैं। अब यहाँ पर मिल जाती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी, जब भी दो जल धाराएं, एक गर्म और एक ठंडी, दोनों जल धाराएं आपस में जब मिलती हैं तो उस एरिया में प्लैंकटन नामक जीव, जो कि एक समुद्र में पैदा होने वाला जीव होता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाता है। और ये एक ऐसा जीव होता है जिसको मछली खाकर बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है, प्रजनन करती है। तो इसीलिए न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पर ही विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र है, मछली पालन क्षेत्र है, जिसका नाम है ग्रैंड बैंक। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है ग्रैंड बैंक किस आइलैंड पे है, तो देखो ध्यान रखना, ग्रैंड बैंक जो है आपका मत्स्य पालन क्षेत्र है, ये आपका रुपये वाला बैंक नहीं है, ये आपका न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पे है। तो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पे मत्स्य पालन क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। अब जो ये ग्रैंड बैंक है, सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन होता है, क्यों होता है, ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने के कारण लैब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड धारा के आपस में। और इनका मिलन किसके साथ, क्योंकि दोनों ठंडी है, ये मिलेंगी जब गल्फ स्ट्रीम की जलधारा से। किससे मिलेंगी, गल्फ स्ट्रीम, जो कि एक गर्म जलधारा है, जो कि आपकी नीचे से बहती आ रही है, यहाँ से गर्म, ऊपर से आई ठंडी, घना कोहरा छाया, प्लैंकटन जीव की उत्पत्ति हुई, जिसे खाकर मछलियाँ तेजी से वृद्धि करती है। समझ में आया। तो ग्रैंड बैंक क्या है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। अब देखो एक पार्ट तो आपका मिल गया इसके साथ, लैब्राडोर और ग्रीनलैंड की धारा के साथ। दूसरा पार्ट बिल्कुल सीधा गया इस धारा का, और यहाँ पर एक कंट्री पड़ती है नार्वे। नार्वे कंट्री, जिसे अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आधी रात में सूर्य की किरणें दिखती है, इस वजह से। तो नार्वे में ये अटलांटिक धारा सीधी जाती है, और कैसी, देखो यहाँ से जा रही है सीधी,
एक धारा का पार्ट तो ऊपर चला गया, तो यहाँ से नीचे से जा रही है तो गर्म है, ठीक है, यहाँ से जा रही है तो गर्म है, और गर्म पानी जा रहा है नॉर्वे तक। इतने ऊंचे अक्षांश पर, लगभग आपका 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर बर्फ़ पड़नी चाहिए। बट इस एक गल्फ स्ट्रीम की धारा की वजह से, इस गल्फ स्ट्रीम की धारा की वजह से यहाँ पर आपकी ठंड नहीं पड़ती, यहाँ पर आपकी बारिश होती रहती है, ठीक है, हल्की हल्की बौछारें पड़ती रहती है, मौसम बढ़िया रहता है नॉर्वे में। तो ये इसी वजह से गल्फ स्ट्रीम की धारा को यहाँ पर नॉर्वे में नॉर्वे की गर्म धारा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके साथ साथ गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहते हैं। यूरोप का कंबल क्यों कहते हैं? अगर गल्फ स्ट्रीम की धारा इस एरिया में नहीं बहती तो पूरे यूरोप में बर्फ़ जमती, ठीक है, भयंकर वाली। तो इस जलधारा की वजह से मौसम जो है वो इतना ज़्यादा माइनस में नहीं जाता, तो एवरेज बना रहता है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो नॉर्वे की गर्म जलधारा आपको पता चल गई कहाँ से आई। गल्फ स्ट्रीम का एक पार्ट ऊपर जाता है बिल्कुल नॉर्वे के तक, तो ठीक है, तो वो नॉर्वे की गर्म धारा। अब ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है, इसका एक पार्ट तो नॉर्वे तक चला गया और एक पार्ट सीधा जाता है बिल्कुल स्ट्रेट में, और यूरोप के वेस्ट कोस्ट एरिया पर क्या करता है, टकरा जाता है, और यहाँ पर इसे बोला जाता है रेनेल की धारा के नाम से। किस धारा के नाम से? रेनेल की धारा के नाम से। अब जो ये रेनेल की धारा है, ये देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आपकी आ रही है पोलर एरिया टू इक्वेटर, ठीक है, यानी पोलर ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर। तो इसकी जो कैसी धारा होगी, फिर ये पोलर एरिया से आ रही है, इसकी डायरेक्शन पोलर एरिया से शुरू हो रही है, तो ये आपकी ठंडी जलधारा है रेनेल, ठीक है। फिर आगे चलती हुई ये जलधारा यूरोप के, यानी यहाँ पर आपका फ्रांस पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसे कनारी की धारा के नाम से भी जाना जाता है, यूरोप में कनारी की धारा के नाम से। और उसके साथ साथ अफ्रीका में भी, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे भी, ये अफ्रीका का वेस्ट एरिया है, यहाँ पर भी कनारी की धारा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आता है कि कनारी की धारा कैसी जलधारा है, तो ध्यान रखना पोलर टू इक्वेटर आ रही है, तो पोलर एरिया से आ रही है, तो ठंडी जलधारा है। तो ये कैसी जलधारा होगी आपकी? कनारी की धारा भी आपकी ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे रेनेल की धारा, कनारी की धारा, जो अफ्रीका होता है, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे से कनारी की धारा कहते हैं, रेनेल की धारा कहते हैं यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट पे, ये आपके अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे कहते हैं कनारी की धारा। गॉट इट? इतना समझ में आया? अब यहाँ पर एक छोटी सी धारा और है, आपने गौर किया हो, ये है इरमिंगिर की धारा। एक बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। यहाँ पर इस आइलैंड के पास आपका देखो, इसकी डायरेक्शन ध्यान करो, देखो ऐसे जा रही है ये ऊपर की ओर, यानी भूमध्य रेखा टू पोलर एरिया की ओर जा रही है, तो इरमिंगर की धारा है ये। अब जो इरमिंगर की धारा है, ये भी आपकी कैसी धारा होगी? देखो मैंने लास्ट में वैसे सारी धाराएं लिखी, ये भी भूमध्य रेखा से आपकी उसकी ओर जा रही है ना, तो गर्म जल धारा होती है, ठीक है। तो देखो चाहे कहीं पर भी बह रही हो धारा, आपको ये देखना है कि वो किस एरिया से किस एरिया की ओर जा रही है। इसके लिए आपको माइंड में क्या सेट करना होगा? मैप। मैंने मैप में इसलिए ही ये जलधाराएं करवाई हैं ताकि आप मैप में विद डिटेल इनको स्टडी कर लो, और मैप से अगर आप पढ़ोगे तो आपको इनकी डायरेक्शन याद रहेंगी, गर्म और ठंडी जलधाराएं याद रहेंगी, और आपका 1 नंबर जो जलधाराओं से आता है वो कभी नहीं कटेगा। गॉट इट? अब देखो भाई, हमारा जो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल खत्म हो गया यहाँ पे। कैसे? यहाँ से उत्तरी विषुवतीय धारा से बहनी स्टार्ट हुई, मध्य अमेरिका में एंटीलीज की धारा के नाम से, फ्लोरिडा की खाड़ी में फ्लोरिडा की धारा के नाम से, फिर गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है आगे चल के। फिर गल्फ स्ट्रीम का एक पार्ट ऊपर चला गया न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास, एक पार्ट बिल्कुल यूरोप के वेस्टर्न एरिया पर गया, यहाँ पर रेनेल धारा के नाम से, और एक पार्ट गया नॉर्वे कंट्री के पास, वहाँ पर नॉर्वे की गर्म जल धारा के नाम से। रेनेल धारा ये भी गर्म जल धारा रहेगी। फिर ये रेनेल धारा टकरा के यूरोप के पश्चिमी तट से फिर अफ्रीका के पश्चिमी तट तक जाती है, ठीक है, यहाँ पर कनारी की धारा के नाम से, जो कि एक ठंडी जल धारा है, तो ये इस नाम से जानी जाती है। और लास्ट में जाके कनारी की जो जलधारा है दोबारा से आपकी उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है। तो ध्यान से देखो, ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। इस पूरे सर्कल को, इस पूरे प्रवाह को बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या कहेंगे? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अब ग्रीनलैंड के पास भी आपकी भाई 1 मिनट, देखो ग्रीनलैंड के पास से 2 धाराएं आती है, दोनों ठंडी है। एक तो पूर्वी ग्रीनलैंड धारा जो कि ईस्ट वाले एरिया से आती है उसके, एक लैब्राडोर की धारा। इरमिंगर धारा
से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना आएगा कि ये गर्म है या ठंडी है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो जितने भी क्वेश्चन आपकी उत्तरी अटलांटिक जलधाराओं से बनते हैं वो मैंने आपको सारे समझा दिए। अब ये एक पार्ट है जो कि पीजीटी में बहुत बार क्वेश्चन आता है इस वाले पार्ट से। ये है भाई सारगैसो सागर। इससे एक क्वेश्चन तो ये आता है, टीजीटी में भी आता है। टीजीटी में सिंपल ये आप पूछा जाएगा अगर आएगा तो, कि सारगैसो सागर किस महासागर में है। तो ये आपका अटलांटिक महासागर उफ अंध महासागर में है। और उत्तर और दक्षिणी पूछे तो भाई उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और ईस्ट और वेस्ट पूछे तो आपका पड़ेगा उत्तर और पश्चिमी, ये वेस्ट वाला एरिया है ना, तो उत्तर और पश्चिमी भाग में पड़ता है आपका सारगैसो सागर। अक्षांश पूछे तो 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, उत्तरी, ठीक है, 0 डिग्री के उत्तर वाले पार्ट में है ना, तो 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सारगैसो सागर है। अंध महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इसके साथ साथ ये एक ऐसा महासागर है जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, बट इस महासागर में क्या पाया, सॉरी महासागर नहीं है, ये सागर है, सी। इस सागर में आपके समुद्री शैवाल या समुद्री जीव पाए जाते हैं, ठीक है, इसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। तो सारगैसो सागर से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा दक्षिणी अटलांटिक जल धाराएं। आपने उत्तरी अटलांटिक पढ़ ली, अब दक्षिणी पढ़ेंगे। देखो वही हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा के साउथ से शुरू होगी दक्षिणी विषुवतीय धारा। यहाँ पर ही आपका दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पर एक दक्षिण अमेरिका की बड़ी सी कंट्री पड़ती है जिसका है भाई ब्राज़ील नाम, ठीक है, बड़ी सी कंट्री। यहाँ पर दक्षिणी विषुवतीय धारा ब्राज़ील की धारा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, तो ब्राज़ील की धारा के नाम से जानी जाती हैं। फिर ब्राज़ील की धारा के नाम से नीचे जाते हुए यहाँ पर आपका ये मुड़ जाती है, ठीक है, याद रखना, यहाँ पर एक ये मुड़ जाती है, मुड़ जाके अफ्रीका के पास सीधा टकराती है, ठीक है, अफ्रीका पे टकरा के फिर अफ्रीका के बिल्कुल साउथ से टकरा के इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब तक ये कैसा प्रवाह था, यहाँ तक भाई ये गर्म प्रवाह था क्योंकि इसकी डायरेक्शन भूमध्य रेखा से आ रही थी इस तरफ, ठीक है, बट अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब ये पोलर टू इक्वेटर हो जाएगी, यानी ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। तो पोलर टू इक्वेटर आने की वजह से कैसी धारा हो जाएंगी, अब ठंडी। तो यहाँ पर अफ्रीका के वेस्टर्न तट पर इसे जाना जाता है बेगुएला की धारा के नाम से, और फिर ये बेगुएला की धारा जाके वापस मिल जाती है किसमें, दक्षिणी विषुवतीय धारा में, और ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है और इस पूरे सर्कल को दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। इसमें ज़्यादा कोई धाराएं याद नहीं रखनी है आपको। ब्राज़ील के तट पर ब्राज़ील की धारा जो कि एक गर्म जल धारा है, ठीक है, और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बेगुएला की धारा जो कि एक ठंडी जल धारा है क्योंकि पोलर टू इक्वेटर आ रही है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों ध्यान से समझो। एक चीज़ तो ये कंसेप्ट ये होता है, जिस भी एरिया में जहाँ पर भी ठंडी जलधारा बहती है ना, तो उस एरिया में वो मरुस्थलों का निर्माण करती है क्योंकि ठंडी जलधारा अपने साथ क्लाइमेट को ठंडा कर देती है, ठीक है, तो वहाँ उस एरिया में आपकी बारिश नहीं होती और फिर आपके धीरे धीरे वहाँ पर डेजर्ट बन जाते हैं, मरुस्थल बन जाते हैं। जैसे बेगुएला की धारा की वजह से कालाहारी डेजर्ट का निर्माण हुआ है, ठीक है। कनारी की, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा ना, कनारी की धारा मैंने आपको पढ़ाई थी अफ्रीका के वेस्टर्न तट पर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सहारा डेजर्ट का निर्माण हुआ है। बेगुएला की धारा की वजह से आपका क्या बना है, कालाहारी डेजर्ट बना। ये सारे क्वेश्चन आता है कि कालाहारी डेजर्ट का निर्माण किस जलधारा की वजह से हुआ, बेगुएला। वहीं पूछा जाए तो ये एक फाकलैंड की धारा आती है बिल्कुल नीचे से एक छोटी सी धारा आती है, फाकलैंड आइलैंड पड़ता है यहाँ पे, और इस फाकलैंड की धारा जो कि एक ठंडी जलधारा है, इसकी वजह से दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया डेजर्ट का निर्माण होता है। तो ये दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया डेजर्ट किसकी वजह से बना है, फाकलैंड की धारा की वजह से बना है। गर्म जलधाराएं अपने साथ बारिश लाती हैं, ठीक है, क्योंकि वे हवाओं को गर्म करती है, हवाएं ऊपर उठती हैं, संवहनीय धाराएं चलती हैं, कन्वेक्शंस होता है और आपकी बारिश होती है। और ठंडी जलधाराएं डेजर्ट का निर्माण करती हैं। इस चीज़ों को ध्यान में रखना। और नीचे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जहाँ पर कोई भी आपका कॉन्टिनेंट नहीं होता तो उन एरियाज़ में आपकी जो जल धाराएं होती हैं वो बिल्कुल पानी स्ट्रेट बहता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं लेते। तो लास्ट में
साउथ दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी आपका कॉन्टिनेंट नहीं आता, ठीक है। तो वहाँ पर आपका सीधा प्रवाह बहता है जिसे बोलते हैं पश्चिमी वायु प्रवाह, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है। ये एक ठंडा वायु प्रवाह होता है, ठीक है। बस इतना याद रख लेना, पश्चिमी वायु प्रवाह। ये चीज़ें देखो मैंने आपके साथ यहाँ पर भी डिस्कस की है नोट्स में कि गर्म धाराएं अपने साथ आर्द्र पवनें यानी नमी वाली हवाएं लाती हैं। जैसे नॉर्वे की गर्म जलधारा के कारण पूरे यूरोप में बौछारें पड़ती हैं, जिसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं नॉर्वे की गर्म जलधारा को। और इसीलिए इसी जलधारा की वजह से यूरोप में जो मरुस्थल है वो न के बराबर है, ठीक है। छोटे मोटे हैं बट नहीं है। दूसरी, ठंडी जलधाराएं अपने साथ मरुस्थल लेके आती हैं, मरुस्थलों का निर्माण करती हैं। बेगुएला की धारा के कारण कालाहारी डेजर्ट बना है। फाकलैंड की धारा के कारण आपका पेंटाकोनिया डेजर्ट बना है। यहाँ पर मैंने सारी जलधाराएं लिखी हुई है, कौन सी जलधाराएं कैसी हैं। आपको देखो लर्न करने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप मैप को अच्छी तरह स्टडी करोगे, डायरेक्शन स्टडी करोगे। उत्तरी विषुवतीय धाराएं गर्म, दक्षिणी वाली भी गर्म रहेगी। फ्लोरिडा की धारा जो कि फ्लोरिडा की खाड़ी में बहती है, एंटीलीज बहती है ना, पहले उत्तरी के बाद एंटीलीज आती है, वो भी गर्म है। फ्लोरिडा की भी गर्म। फिर गल्फ स्ट्रीम आ जाती है, वो भी गर्म। गल्फ स्ट्रीम का एक पार्ट नॉर्वे तक जाता है, वो भी गर्म। आपकी ग्रीनलैंड के पास से दो धाराएं आती है, लैब्राडोर की और पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, दोनों ठंडी है। इरमिंगर धारा जो कि बिल्कुल छोटी सी धारा मैंने आपको बताई थी, गर्म है, क्योंकि वो भी भूमध्य रेखा से पानी उसका इक्वेटर की ओर जा रहा है। कनारी की धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर सहारा डेजर्ट बना है, ठंडी है। ब्राज़ील की धारा गर्म है। अटलांटिक जो प्रवाह है आपका, वो भी कैसा है आपका, अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये भी आपका ठंडा है। प्रति विषुवतीय धारा गर्म है। प्रति विषुवतीय धारा क्या होती है, जो आपकी उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है ना, जो गर्म है, उसी का ही कुछ पानी उल्टी डायरेक्शन में बहता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, उसे प्रति विषुवतीय धारा कहते हैं। ये रही, ध्यान से देखो, ये छोटी सी धारा प्रति विषुवतीय धारा। उत्तरी विषुवतीय जो धारा है, इसका कुछ पानी उल्टी डायरेक्शन में बहता है, जिसे बोलते हैं प्रति विषुवतीय धारा। गॉट इट, ठीक है। लास्ट में ये छोटी छोटी धाराएं और हैं भाई। रेनेल की धारा गर्म है। फाकलैंड की धारा ठंडी है। अटलाइंस कह लो या एंटीलीज कह लो, बात सेम है, ये गर्म जलधारा है। तो अटलांटिक महासागर की धाराएं आपकी हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है। किसी को भी भाई नोट चाहिए तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे PDF आपको मिल जाएगी नोट्स की, बट पेड नोट्स रहेंगे, व्हाट्सएप पे PDF मिलेंगे। TGT, SST, PGT और नेट तीनों लेवल के नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जिसमें आपके SST के बच्चों को रहता है कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री अलग चाहिए, मेडिवल अलग चाहिए, एंशिएंट चाहिए। तो कंप्लीट हिस्ट्री के तीनों पार्ट, ज्योग्राफी भी तीनों, जिसमें जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और इस तरीके के सारे, पूरी इकोनॉमिक्स और पूरी पॉलिटिकल साइंस। उसके अलावा PGT और नेट ज्योग्राफी के भी कोर्स भी अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी ऐप पर, और नोट्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हिंद महासागर की जलधाराएं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। पर प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को न्यू हो तो, और मैक्सिमम शेयर कीजिए करें, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते, और व्यूज़ नहीं आते तो आप खुद सोचो मेरा मन कैसे करेगा वीडियो बनाने का। ओके, तो फिर मिलेंगे, हैव ए नाइस डे।